हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 का गणित का सेट नंबर 4 और कोड संख्या है HY। ठीक है, और इसका खंडभाग वर्णनात्मक प्रश्न। तो बच्चों, सबसे पहले तो सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव क्लास के लिए जुड़ जाएं। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि आज थोड़ा बिजली का यहाँ पर काम चल रहा था, इस वजह से यहाँ लाइट नहीं आ रही थी। इसी वजह से वीडियो देर में शुरू हुआ, क्लास देर में शुरू हुई। तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में। चलिए, तो बच्चों इस सेट नंबर 4 का खंडभाग के वर्णनात्मक प्रश्न देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत। तो बच्चों सभी को बिल्कुल पढ़ाई के लिए, मेहनत के लिए बिल्कुल तत्पर रहना है, क्योंकि परीक्षा कुछ ही दिन अभी शेष हैं। तो बहुत ही मेहनत करना है और बहुत अच्छा रिजल्ट बनाना है। आई होप सब बच्चे मेहनत कर रहे होंगे और सभी बच्चे जो जुड़ जाएंगे, मुझे विश्वास है। चलिए, तो इसमें खंडभाग के वर्णनात्मक जो है प्रश्न, कुछ हमने प्रश्न पिछले वीडियो में करवा दिए थे। जिनका छूट गया हो तो पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में तक के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। अब इसमें खंडभाग के देखेंगे 22वें क्वेश्चन से इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो प्रश्न संख्या देखते हैं 22। जल्दी से बच्चे सभी जुड़ जाएं। चलिए, तो सबसे पहले तो सभी बच्चे ये बताएं, कोई आवाज में कोई प्रॉब्लम, वॉइस क्वालिटी में कोई समस्या हो या वीडियो क्वालिटी में कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट में बताएं। इसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, कृष्ण प्रताप कह रहा नो सर। चलिए, आई होप सबको वीडियो क्वालिटी और आवाज में कोई दिक्कत ना होगी। चलिए, तो देखें प्रश्न संख्या 22 का क्वेश्चन नंबर है का सबसे पहले इसका निर्देश है, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 खंड दिए गए हैं 22वें प्रश्न के अंतर्गत। तो बच्चों इसमें हमें कोई 5 करना है, लेकिन हम लोग 6 पूरे सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला खंड अर्थात पहला क्वेश्चन का नंबर का देखेंगे। तो सब लोग, सभी बच्चे बहुत जल्द जुड़ जाएं और एक दूसरे को मैसेज या फोन के द्वारा भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं कि जल्दी से। आज थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्लास देर में शुरू हुई है, इसके लिए सभी को जो है सॉरी है। तो बच्चों प्रश्न संख्या 22 का स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे अपना अपना अनसॉल्व्ड, ठीक है, और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है और बहुत अच्छा रिजल्ट बनाना है। अगर सभी बच्चे साथ देंगे तो आप विश्वास करिए, आपको मैथ बहुत ही सरल लगेगी। ठीक है, बहुत सिंपल। मैं विश्वास दिलाता हूं कि पेपर बहुत अच्छा जाएगा, चाहे देख लीजिएगा। ठीक है, और ये आपको पेपर के 10 दिन पहले यकीन हो जाएगा, गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, लेकिन इसी तरह क्लास में सभी लोग सपोर्ट करते रहिए, बने रहिए और कोई भी स्किप क्लास नहीं करेगा, पूरी क्लास ज्वाइन करेगा। ठीक है कि नहीं? तो लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास चलेगी। आज थोड़ा सा विलंब हुआ। चलिए, अब क्लास शुरू करते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, यदि किसी एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है। तो यहां पर m + n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों समांतर श्रेणी के प्रथम यहां पर m + n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कोई भी श्रेणी है तो समांतर श्रेणी कब होती है, सबको मालूम होगा। तो कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी तभी होती है जब उन पदों के बीच समान अंतर होता है, अर्थात पदों के बीच समान अंतर होता है। ठीक है,
तो यहां पर कोई श्रेणी बच्चों नहीं दी है, तो हमें मान लेना है कि माना, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हल देखेंगे तो माना समांतर श्रेणी का यानी एपी का प्रथम पद, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 2025 की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। तो माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो प्रथम सबसे पहले बच्चों हमें फॉर्मूला जो है तैयार करना है। जिस किसी को भी फॉर्मूला तैयार ना हो तो किताब से या कहीं से भी इसको रीड कर लेंगे, अदरवाइज मैं शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत सभी फॉर्मूला इसके बहुत जल्द डालने वाला हूं, तो वहां से आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो प्रथम किसी श्रेणी के प्रथम n पदों का जो योग होता है, फॉर्मूला होता है, तो वो होता है n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d। चाहे तो आप लिख लें, तो चलिए यहां पर लिख भी लेते हैं, चूंकि फॉर्मूला है एपी के प्रथम, तो यहां पर जो फॉर्मूला है उसके अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहली शर्त है, यानी फर्स्ट केस में देखेंगे आप, चलिए इसको फर्स्ट केस लिख लें, अच्छा रहेगा। फर्स्ट केस में एपी के प्रथम n है, सॉरी m पदों का, पहले m पदों का योग, m पदों का योग, ठीक है। तो ये दिया है बच्चों, कितना दिया है यहां पर, n दिया है, ध्यान दीजिएगा, m पदों का योग दिया है n। तो सबसे पहले फॉर्मूला चलिए यहां पर देख लीजिएगा, जिसको लिखना है लिख सकते हैं। तो Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। अगर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है और n पदों का योग निकालना है तो हम इस प्रकार से निकालते हैं। तो बच्चों पहले केस में यानी पहली कंडीशन में यहां पर Sn, तो यहां पर n के स्थान पर m पदों का निकालना है, तो हम n के स्थान पर बच्चों क्या लेंगे, m लेंगे, और यहां भी m लिखेंगे, यहां भी m लिखेंगे, ठीक है। तो यहां m, तो इसका Sn का मान यहां पर क्या दिया है, ध्यान देना है। तो यहां पर हमें क्या करना है, संकेत से ध्यान देना है। तो प्रथम m पदों का योग, तो हम इसको इस फॉर्मूले के अंतर्गत लिखेंगे Sm, क्या लिखेंगे, जैसे ये फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए फिर से, तो हमें n के स्थान पर चूंकि m पदों का योग निकालें, ये n पदों का योग होता है फॉर्मूला में, तो यहां पर m पदों का, तो हम n के स्थान पर m लिखेंगे। तो फॉर्मूले के अनुसार जहां जहां m है वहां पर आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, कमेंट करिए जल्दी से। तो Sm बराबर हो जाएगा m/2 और यहां पर हो जाएगा कितना, 2a, ध्यान दीजिएगा, + m-1 × d, ठीक है। सबसे पहले अब चूंकि m पदों का जो योग है तो संकेत है यहां पर Sm, तो इसका मान कितना है n, तो यहां पर आप Sm का ये मान कहलाएगा बच्चों, m पदों का योग मतलब Sm, तो ये मान कहलाएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो हम यहां पर चलिए लिखे दे रहे हैं, ठीक है। Sm बराबर दिया है क्या, n, तो अब हम Sm के यहां पर स्थान पर क्या लिख देंगे, यहां पर n लिख देंगे ना, तो यहां पर हो जाएगा m/2, यहां से हो जाएगा 2a + ये ज्यों कहते हो अभी फिलहाल रखेंगे, ठीक है। अब बच्चों यहां से हम चलिए 2 का गुणा यहां पर कर लेते, सॉरी 2 का गुणा यहां पर कर लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2n और इस m का गुणा बच्चों अंदर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2am और m का गुणा यहां भी होगा। देखिए 2 का गुणा यहां हो चुका है, ठीक है, कैची गुणा के अनुसार, त्रियक गुणा के अनुसार कर दिया है, केवल m का गुणा यहां करिए, बहुत सावधानी से सवाल को करना है, जल्दबाजी ना करें। तो यहां पर m का गुणा यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा m² - m × d को ज्यों कहते हैं रहने दीजिएगा, चलिए इस कोष्टक को हटा दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसको चलिए इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो 2n- हो जाएगा यहां पर, क्या क्या हो जाएगा यहां पर, चलिए देख लेते हैं एक बार, 2am कर लीजिएगा और प्लस यहां पर क्या करेंगे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं निकलना है बच्चों, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। चलिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, करना है कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही सही रहेगा, ठीक है। इसी को मान लेते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जैसे बच्चों हमने एपी के प्रथम m पदों का योग फॉर्मूले के अनुसार इस प्रकार से निकाल के एक समीकरण बनाया है, ठीक इसी प्रकार से हम एपी के प्रथम m के स्थान पर n, सेकंड केस है ये,
आप यहां पर सेकंड केस में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग, चलिए इसमें भी संकेत लिख लेते हैं, जैसे sm लिखा ऐसे यहां पर sn, ठीक है, और बराबर क्या दिया है बच्चों, m, ये आपको दिया गया है सेकंड केस में। अब हम फॉर्मूले के अनुसार यहां पर क्या लिखेंगे, संकेत के द्वारा, यहां पर n पदों का योग है तो हम यहां sn ही लिखेंगे और n के स्थान पर अब n ही आएगा, तो n/2 और कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बच्चों, ये फॉर्मूला है। चलिए अब फॉर्मूला लिख लिया होगा, अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अब बच्चों यहां पर देखेंगे Sn, इसका मान कितना है m, ये आपको दिया है, देख लीजिएगा शर्त उसमें कि n पदों का योग क्या दिया यहां पर, तो यहां पर हम इसके स्थान पर क्या ले लेंगे, यहां पर हम क्या कर लेंगे, इसके स्थान पर देखिए Sn का मान m है, रख लेंगे, और यहां पर हो जाएगा बच्चों n/2, अभी इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है, नोट करते जाएंगे बच्चों। अब हम 2 का यहां गुणा कर लेते हैं, कैंची गुणा से यहां 2m, और n का गुणा चलिए इसके अंदर कर लेते हैं, ठीक है, सेम टू सेम बिल्कुल करना है आपको। अगर आपने यहां पर थोड़ा सा इसमें कोई ढंग अपना दिया, इसमें कोई ढंग, तो दिक्कत जो है समस्या आ सकती है, इसलिए ठीक है एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाता है। तो 2an और n का गुणा इसमें भी कर लेंगे अंदर कोष्टक के, तो n² माइनस n, और यहां पर हो जाएगा बच्चों d। तो समीकरण, चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब आप समीकरण 1 से 2 को या 1 से 2 को या 2 से 1 को घटा सकते हैं। तो अगर हम क्रम का ध्यान दें बच्चों तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा m, अगर 2 से 1 को घटाएं m पहले n बाद में, या फिर आप कर लीजिए इससे इसको घटा लीजिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए समीकरण 1 से 2 को ही घटा लेते हैं बच्चों। तो समीकरण 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, चलिए अब इस तरफ देख लेते हैं बच्चों। तो समीकरण नंबर 1 से हम 2 को घटाएंगे तो LHS स्टेप से LHS स्टेप को घटाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा 2n माइनस 2m बराबर, LHS से LHS को घटा दिया है, ठीक है, समझिएगा। अब हम RHS वाले स्टेप से RHS वाले स्टेप को घटाएंगे, तो चूंकि इसको पहले रखेंगे क्योंकि 1 से 2 को घटा रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 2am प्लस m² माइनस m इंटू डी, और माइनस का चिन्ह लगा लेंगे बच्चों, तो यहां से माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2a, कितना है 2an, चलिए बिल्कुल यहां पर 2an, और यहां भी बच्चों माइनस हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा कितना, माइनस का हो जाएगा यहां पर क्या n² माइनस n इंटू डी, ठीक है ना। तो बच्चों इतना हो जाएगा यहां पर। अब देखेंगे, चलिए तो इनको बच्चों पास पास रख लेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से यहां पर हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो n माइनस m बच जाएगा कोष्टक के अंतर्गत, और इसको उठा के पास रख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल समान पद है ये, थोड़ा सा m n में अंतर है। तो चलिए माइनस का 2an इसको पास रख लीजिएगा, ठीक है। सरल करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, और टेक्निक से यानी तरीके से करना है, m² माइनस m इंटू डी और माइनस का n² माइनस n इंटू डी, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो यहां पर गौर करेंगे 2n माइनस m, यह भी ज्यों का त्यों रखिएगा। यहां से बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से 2a कॉमन ले लेंगे, तो m माइनस n यहां से शेष बच जाएगा, और बच्चों यहां से हमें d कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है d, चलिए तो इसको d को बाद में कॉमन में दर्शा देंगे, तो m² माइनस n, और यहां पर माइनस का गुणा होगा तो इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगा बच्चों, और d चूंकि कॉमन स्तर पर हमने बाहर कर लिया, ठीक है, दाहिनी तरफ से। अब हम बच्चों क्या करेंगे, थोड़ा और आगे सरल करेंगे, तो यहां से हो जाएगा 2n माइनस m, और यहां से बच्चों अभी कोई दोनों स्टेप से कुछ कॉमन नहीं है, तो आगे हमें थोड़ा सा और इसको हल करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वर्ग वाली पदों को गौर से देखिए बच्चों, वर्ग वाली पदों को हम पास लिख लेंगे, ठीक है, और माइनस m और n इसको भी हम क्रम से, तो माइनस m और प्लस n ज्यों का त्यों
इसको व्यवस्थित कर देंगे और डी भी जो कहते हो वहां पर जो है रख देंगे। ठीक है, तो 2n माइनस, तो बच्चों 2n माइनस m, यहां से देखिएगा अभी इसको ज्यों का त्यों रखेंगे और यहां एक सरसम का यानी सूत्र लग जाएगा। ध्यान दीजिए मैंने रेखांकित कर दिया है। तो यहां से बच्चों m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है। तो एक बार इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो m प्लस n हो जाएगा और एक बार इनको क्या कर लेंगे, घटा देंगे। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो उसी फॉर्मूले से यहां पर हम माइनस कॉमन लें यदि, तो यहां पर बच्चों हो जाएगा m माइनस n और इनटू में क्या है बच्चों, d। ठीक है कि नहीं है, तो यहां पर हम कोष्टक लगा लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 2n माइनस m, यहां से 2a m माइनस n। चलिए बच्चों दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रकार की दिक्कत हो तो बता सकते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों स्टेप से हम देखें तो m माइनस n कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, m माइनस n को कोष्टक के बाहर निकाल लेंगे कॉमन के रूप में, ओवेनिस्ट के रूप में। तो क्या बचेगा, यहां से देखेंगे तो यहां से बचेगा m प्लस n, और चूंकि कॉमन लिया तो हमें इसका भाग देना है, तो ये तो कैंसिल यहां से हो जाएगा। ध्यान दीजिए n लिखा हुआ है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो यहां से बच्चों ये निकल जाएगा, भाग देने पर हट जाएगा, कट जाएगा, m प्लस n ये बच जाएगा। और यहां से जब हम इस स्टेप में भाग देंगे तो यहां पर आपका पूरा पूरा भाग जाने पर 1 बच जाएगा बच्चों, और इनटू में हो जाएगा d। अब हम दोनों स्टेप से ध्यान दीजिएगा, इन दोनों स्टेप से हम देखेंगे तो हमें यहां पर m माइनस n कॉमन मिल जाएगा। तो इसको बिल्कुल दोनों पदों से अब बाहर ले लेंगे कॉमन के रूप में। तो फिर क्या बचेगा, तो बड़ी कोष्टक में हम यहां से जो शेष बचेगा वो 2a और प्लस यहां पर आपका बच जाएगा क्या, m प्लस n माइनस 1 और इंटू d। तो बच्चों इस प्रकार से अब हम m माइनस n का पक्षांतर यदि कर लें, और चूंकि यहां पर m माइनस n है, यहां n माइनस m, तो थोड़ा क्रम क्या है बच्चों, थोड़ा यहां पर विपरीत है, लेकिन पद बिल्कुल समान है। और दोनों पदों के बीच चूंकि माइनस लगा, अगर प्लस होता तो हम क्रम पलट के उनको एक से क्रम में रख देते। लेकिन यहां पर बच्चों क्या है, माइनस अगर दो पदों के बीच हो और हमें समान क्रम में उनको रखना हो, व्यवस्थित करना हो, तो माइनस कॉमन लिया जाता है। तो यहां पर हम माइनस का कॉमन लेकर के इसको m माइनस n कर लेंगे। कोई डाउट, अगर डाउट हो तो तुरंत कमेंट करें, समझ में आ रहा है ना। तो हम यहां पर m माइनस n रख लेंगे और यहां पर बचेगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है कि नहीं, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा यहां पर। चलिए तो बच्चों यहां से m माइनस n क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2a प्लस यहां से m प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो बच्चों हम क्या कर लेंगे, इसको एक चलिए समीकरण नंबर तीसरा मान लेते हैं। समीकरण नंबर बच्चों तीसरा, तो जल्दी से इतना नोट कर लेंगे। तो इस तरफ का हम अरेंज कर रहे हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देख लेंगे, यहां पर जो फॉर्मूला है, ठीक है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, उस फॉर्मूले से हमने जब m पदों का योग निकाला, जिसका मान हमें दिया है क्वेश्चन में n, तो हमने ये m के n के स्थान पर सब जगह देखो m रखा और इसका मान रख दिया n, और फिर इसके बाद इसको m के स्टेप में सॉल्व किया, 2 का यहां गुणा किया, फिर m का अंदर गुणा करके इसको व्यवस्थित करके पहला समीकरण मान लिया। समझ जाइएगा। इसी प्रकार से सेकंड केस के अंतर्गत हम देखेंगे तो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग तो Sn ही होता है, बराबर m दिया है, ये आपको दिया हुआ है, तो हमने इसको संकेत से लिखा इस प्रकार से Sn बराबर, ये फॉर्मूला है बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर Sn का जो यहां पर मान m है, यहां पर हमने इसको प्रतिस्थापित कर दिया, रख दिया है, और यहां पर n/2 ज्यों का त्यों व्यवस्थित कर दिया। फिर हमने कैंची गुणा से 2 का गुणा m में कर दिया है और n का गुणा इस कोष्टक के अंतर्गत कर दिया है। ठीक है, d में नहीं करेंगे, इसको कोष्टक में बाहर रखेंगे क्योंकि कॉमन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर गुणा क्यों नहीं किया, अगर आप गुणा कर भी देंगे तो हमें बाद में कॉमन लेना होगा, इसलिए अच्छा है कि उसको बाहर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको इंटू में सूत्र के अंतर्गत आना है बाहरी इंटू के रूप में, इसलिए। तो यहां से हमने क्या किया, आप समीकरण इसको 1 और इसको 2 मान लिया, तो
तो 1 से 2 को या 2 से 1 को घटा सकते हैं। तो हमने 1 से 2 को घटाया, तो आप जानते हैं जिसको घटाएंगे उस समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो LHS से LHS को घटा करके और RHS से RHS को घटा करके तो सेकंड समीकरण के चिन्ह बदलते हुए हमने इनको व्यवस्थित कर लिया, और फिर इस प्रकार से हमने इन पदों को साथ साथ लिया और इन पदों को साथ साथ लेकर के सॉल्व किया। a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर से यहां पर खोल दिया है और यहां पर इसको कॉमन 2 लेकर के इस प्रकार से व्यवस्थित करते गए। और जब यहां से हमने फॉर्मूला खोला, कॉमन ओमन लिया, तो यहां से m माइनस n दोनों पदों से हमें कॉमन मिल गया, और यहां से 2a, यहां से m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बच जाएगा। ठीक है, और चूंकि हमें यहां से हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये संकेत दे रहा है सवाल सॉल्यूशन के लिए, तो m प्लस n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो m प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, ये तो आना ही आना, इसलिए इसको आगे हल करके नहीं ले जाएंगे, 2a भी आएगा, तो इसको ज्यों का त्यों व्यवस्थित कर देंगे और यहां पर इसको पक्षांतर करेंगे और क्रम को चेंज, माइनस का कॉमन लेके क्रम को चेंज करके इनको क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां से हमें -2 प्राप्त हो जाएगा, बच जाएगा, और यहां ज्यों का त्यों इसको हमने समीकरण नंबर 3। चलिए, तो मैंने दोबारा भी समझा दिया, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझ में आ गया तो कोई एक बच्चा जरूर कमेंट में बताएं। चलिए, अब हम इसके आगे, अर्थात इसके आगे हल करेंगे, तो थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है समांतर श्रेणी के प्रथम m प्लस n पदों का योग। तो बच्चों अब हम लिखेंगे, इसलिए समांतर श्रेणी जिसको हम AP भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिखते हैं ना, कि प्रथम, तो बच्चों यहां पर हमें m प्लस n पदों का योग ज्ञात करना है, पदों का योग। तो चलिए इसको संकेत से अगर हम देखें, फॉर्मूला वही रहेगा, Sn बराबर n/2 या n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर हो जाएगा m प्लस n के स्थान पर क्या करेंगे, n के स्थान पर अब हम m प्लस n लेंगे बच्चों। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, n के स्थान पर m प्लस n/2 और कोष्टक में वही रहेगा 2a प्लस, अब n के स्थान पर यहां भी m प्लस 1 माइनस इंटू डी आएगा। अब आप गौर से देखेंगे बच्चों, तो इसलिए Sm प्लस n यानी m प्लस n पदों का योग क्या होगा बच्चों, तो यहां पर m प्लस n/2 ज्यों का त्यों रखिएगा, और यहां पर आप समीकरण 3 से देखो, यहां पर गौर करिए, समीकरण नंबर 3 से यहां से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखिएगा समीकरण नंबर 3 जो सब लोग लिख लिया होगा सब लोगों ने, तो तीसरे समीकरण में आपको 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -2 प्राप्त हुआ होगा, देख लीजिएगा, हुआ है ना। तो यहां पर हम समीकरण 3 से यहां पर रख देंगे -2, ये आपने कहां से, ये रीजन हो जाएगा, कहां से रखा, तो सॉरी समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से मान रखा है ना, तो -2 रख देंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहां से जब कैंसिल होगा भाग देंगे तो 1 आएगा ना, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों, तो माइनस का 1 यहां से बचेगा m प्लस n, तो हम -1 को, चूंकि अन्य पद जब बचते हैं तो एक को हटा देते, क्योंकि उसका गुणनफल जिस पद के साथ होगा 1 का, तो वही पद या वही संख्या रख देते हैं, तो -m प्लस n आएगा बच्चों। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रथम m प्लस n पदों का योग कितना हो जाएगा, -m प्लस n हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, और देखिए इसलिए अच्छे से मेहनत करना है कि 2-2 अंक में भी, ठीक है, या 4-4 अंक में भी 6-6 अंक की वैल्यू वाले क्वेश्चनों को रख दिया जाता है, इसलिए उसको बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल हल्के से ना लें, उसको आसान ना समझें, ठीक है ना, बहुत अच्छी मेहनत करना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका बच्चों 22वें का खा नंबर देखेंगे। चलिए
सभी बच्चे ध्यान दें, काफी बच्चे क्लास छोड़कर चले जाते हैं, तो सभी को क्लास में, ठीक है, पूरे वीडियो के अंतर्गत रहना है, तभी लाभ मिलेगा। ठीक है, मनमानी करेंगे तो देखिएगा आप ही को नुकसान होगा, ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चे रहेंगे और साथ देंगे तो विश्वास दिलाता हूं पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो लाइव क्लास है कल से बिल्कुल परमानेंट वही है। अगर कोई दिक्कत है तो सभी बच्चे मैसेज तुरंत पढ़ लिया करें, ठीक है ना। तो कोई ना कोई समस्या आ जाती है तो समझा करें, इस प्रकार से विचलित ना हो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22वें का खा नंबर का खा खंड, खंड खा अर्थात दूसरा प्रश्न। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। मतलब देखिए बिल्कुल यही क्वेश्चन पिछले वीडियो में आप कवर कर सकते हैं, पिछले सेट में हमने समझाया था, एक बार फिर देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले बच्चों हम क्या कर लेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे, ठीक है ना। आप लोग प्रकार से अच्छे से खींच लीजिएगा। ठीक है, यहां पर ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा। सब लोग प्रकार से अच्छे से खींच लीजिएगा। तो ये वृत्त का केंद्र मान लो O है और ये कोई बाह्य बिंदु है यहां पर। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, वृत्त के अंतर्गत ज्यामिति रूप में इसको सॉल्व करना है। और यहां से चलिए हमने इसको मिला दिए। ठीक, अब हम बच्चों क्या करेंगे, ये वृत्त की त्रिज्या है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, जहां पर स्पर्श बिंदु होते हैं वहां पर स्पर्श रेखा जो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई है, ठीक है, इसको हम P मान लेते हैं। तो ये त्रिज्या पर लंब होती है, या यूं कह सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो बच्चों हमें क्या करना है, ये 90-90 कोण बनाएंगे ना नियम के अनुसार। ये रचनात्मक प्रमेय होती है बच्चों, जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बना के खींची जाती है, और जब हम 90 डिग्री का दो त्रिज्याओं में खींचेंगे तो वो कहीं ना कहीं बाह्य बिंदु पर काट देंगी। तो ये दो स्पर्श रेखाओं के बीच का क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। लेकिन एक ही तरफ को खींचना है, ऐसा नहीं कि एक यहां को खींच दिया एक यहां को खींच दिया। ठीक है ना। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर देखिएगा त्रिज्याओं पर जब हम खींचेंगे दो त्रिज्याओं पर, तो एक ही ओर अगर हम दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो डेफिनेटली वो किसी न किसी बिंदु पर यानी बाह्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। तो ये स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है और ये यहां पर केंद्र कोण है। इसको हमें संपूरक सिद्ध करना है कि ये कोण इसका संपूरक होता है। ठीक है, तो संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 180 अंश, अर्थात हमें इस कोण को क्या लाना है, 180 अंश। यहां पर कुछ मान लीजिएगा बिंदु ए बी, तो क्या दिया है आपको, तो दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि केंद्र O वाला वृत्त है, या लिख देंगे वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र बच्चों क्या है, O है, तथा वृत्त की त्रिज्या बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्याओं कर लीजिएगा, वृत्त की त्रिज्याओं क्या OA तथा OB पर, OA तथा OB पर दो स्पर्श रेखाएं AP तथा BP खींची गई हैं जो परस्पर कहां पर, बिंदु, ये बाह्य बिंदु है, ध्यान दीजिए, लिखना हो लिख सकते हैं, P पर काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं। तो बच्चों समझ जाइएगा, इस प्रकार से हम दिया है ये, ठीक है, सिद्ध करने वाले सवालों में दिया है या ज्ञात है, ठीक है, दर्शाना है या सिद्ध करना, ये सब चीजें को मेंशन करना है, इंक्लूड करना है। तो यहां पर सिद्ध करना है क्या, तो सिद्ध करना है बच्चों, तो आप मैं संकेत से लिख रहा हूं, स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण और स्पर्श रेखाएं जो त्रिज्या पर जहां पर मिलती हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा केंद्र पर बना कोण अर्थात AOB कह सकते हैं और इसको APB कह सकते हैं। तो इन दोनों का योग समझ जाइएगा। तो ये आपको लाना 180 अंश यानी संपूरक, तो AOB और प्लस कोण बच्चों APB, ठीक है। तो यहां पर कितना लाना, 180 अंश बराबर हम लिख सकते हैं क्या, संपूरक। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। अब देखेंगे बच्चों
इसको प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। यहां से हम लिख लेते हैं क्या, उपपत्ति, अर्थात इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, किस प्रकार, तो हमें क्या करना है, यहां पर आप देख रहे हैं कि त्रिज्या, तो प्रमेय को आप यहां पर मेंशन कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, करना चाहिए। हम जानते हैं कि क्योंकि ये प्रमेय के द्वारा या प्रमेय की सहायता से ही सॉल्व किए जाते हैं, तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। और याद रखिए किस प्रकार होती है पूरी प्रमेय, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझिएगा कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, या यूं कह सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रमेय की सहायता से बच्चों हम क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए OA लंब है, OA लंब है या AP लंब है, चलिए AP लिख लेते हैं, AP, जिस हिसाब से हमने प्रमेय को यहां पर इंक्लूड किया है उसी प्रकार से, तो AP लंब है किस पर, OA पर। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि यहां पर BP लंब है किस पर, BP बच्चों लंब है किस पर, OB पर। ठीक है, कुछ भी लंब में देखिए एक दूसरे के सापेक्ष लंब होते हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कोण OAP, समझिएगा OAP ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बच्चों OBP इसको लिख लेंगे, पढ़ लीजिएगा, साथ साथ में सभी लोग भी मेहनत करना है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा OBP ये कोण। अब आप जानते हैं, तो इन दोनों कोणों की सहायता से हम इनका योग निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। आप जानते हैं चतुर्भुज बन रहा है, AOBP बन रहा है ना, कहीं से भी आप लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो AOBP में, तो आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, तो हम चारों कोणों का योग 360 संकेत के द्वारा दिखाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों क्या, OAP ये वाला पहले OAP, चलिए अब इसको लिख दें APB, इसको लिख लेते हैं, तो APB और प्लस बच्चों इसको लिख लेंगे। ठीक है, दो कोण हो गए ना, अब इसको लिखेंगे तो OBP, जो हमने एक बार जो मेंशन कर लिया क्रम उसको हमें चेंज नहीं करना चाहिए, वरना स्वयं को दिक्कत आ सकती है, और जो आपका चेक करने वाला जो भी अध्यापक होगा उसको भी समस्या हो जाती है। तो इस प्रकार क्रम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हमने इस कोण को OAP लिखा, तो आप PAO ना लिखें। ठीक है, क्रम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, ज्यामिति का ये रूल है। तो यहां पर हो जाएगा, ठीक है, OAP और इसको हमने लिखा है APB और इसको लिखेंगे OBP। क्या लिखेंगे बच्चों, OBP, क्यों, क्योंकि हमने यहां पर लिखा है ना, दिख रहा है, और प्लस हो जाएगा बच्चों ये AOB, क्या हो जाएगा AOB, और इनका योग कितना होगा 360 अंश, कितना आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से चारों कोणों का योग 360 है, तो हमें किन किन का मान पता है, हमें पता है यहां पर है ना OAP, देख लीजिएगा, और यहां से है बच्चों क्या OBP। ठीक है ना, तो इसके स्थान पर हम रख देंगे 90 और APB, और यहां से भी 90 रख देंगे यहां पर, और प्लस हो जाएगा AOB बराबर कितना हो जाएगा 360 अंश। ठीक है ना, 90 90 हो जाएगा बच्चों 180 अंश, और प्लस कोण। चलिए अब हमने जो क्रम दिया है उसको भी हमें ध्यान रखना, हमने AOB को पहले लिखा, तो हम इसको आगे पीछे क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर हमने इसको पहले मेंशन किया, इसको हम बाद में कर रहे हैं, तो APB बराबर 360 ज्यों कहते हो। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे, हमने 90 90 को जोड़ के 180 किया जिसको, तो हम इसको कर देंगे पक्षांतर, तो AOB प्लस कोण APB बराबर हो जाएगा 360 माइनस 180 अंश। तो चलिए बच्चों, तो यहां पर 360 से जाएगा तो सबको पता है क्या बचेगा, ठीक है, APB कितना 180 अंश, तो AOB प्लस APB कितना बचेगा 180 अंश। इसी को बच्चों हम कहेंगे संपूरक। तो बच्चों कई बच्चों को मालूम नहीं है कि संपूरक क्या है, तो आई होप मैं बता रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। संपूरक कोण उन्हें कहते हैं जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, तो उनमें से प्रत्येक कोण को एक दूसरे का संपूरक कोण, सॉरी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो
तो उनमें से प्रत्येक कोण को एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों कोणों का योग कितना है 180 अंश। इसका अर्थ है कि AOB APB का और APB AOB का संपूरक हो जाएगा, अर्थात दोनों को युग्म में हम संपूरक कहेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। चलिए, संकेत में ही जरूरी है, आप चाहें तो थ्योरी के रूप में जो पूछा गया है उसको वहां पर इंक्लूड करके भी प्रूफ लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो इस प्रकार से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए इसी क्रम में बच्चों क्वेश्चन नंबर का जल्दी से नोट कर सकते हैं बच्चों। कोई प्रकार की समस्या हो तो तुरंत कमेंट करें भाई, नहीं है तो तुरंत नो सर लिख करके कमेंट करें। चलिए, हाँ अभी भैया आ गया है, चलिए बहुत खुशी की बात है। चलिए, हाँ संदीप कह रहा है नो सर, थैंक यू। मनीष बहुत बढ़िया, ऐसे ही सभी बच्चों का प्यार मिलता रहे, ठीक है, सभी का सपोर्ट मिलता रहे। तो देखिएगा कितना आसान कर दूंगा, देखिए, और सभी बच्चे जुड़ें और भी अपने मित्रों को जुड़वाएं। ठीक है ना, अभी आपको बहुत सारी चीजें मिलना है, तो आप लोग ऐसे ही सभी लोग जुड़े रहेंगे। चलिए इसी क्रम में हम आगे देखेंगे इसका तीसरा खंड अर्थात क्वेश्चन नंबर गा। चलिए क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं बच्चों। तो 22वें का गा खंड नंबर गा अर्थात तीसरा प्रश्न है। देखिए रीड करिएगा अपने अपने अनसॉल्व पेपर से। बिंदु -4 6 बिंदुओं ए इसको संकेत दिया है ए, और कोष्टक में निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है -6 10, और बी जो दूसरा बिंदु है 3, -8 है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी जो शुरू में जो पहला बिंदु दिया है वो आगे के जो ए और बी के रूप में जो दो बिंदु दिए गए हैं उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले या जोड़ने वाले रेखाखंड को ये दिया हुआ पहला बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन क्या होता है। तो बच्चों अंतः विभाजन होता है, जैसे मान लिया जाए ये दो बिंदु हो गए, ठीक है ना। चलिए ये ए है और ये क्या है बी है। तो बच्चों याद रखिएगा अगर कोई बिंदु किसी रेखाखंड में स्थित है तो वो अंतः विभाजित करता है, उस रेखाखंड को दो भागों में किसी न किसी अनुपात में विभाजित करता है, उसको बोलते हैं अंतः विभाजित करना, ठीक है, अर्थात अंतः विभाजन। और यदि उस रेखाखंड पर ना होकर के कहीं भी ऊपर नीचे मतलब बाहर है तो उस बिंदु के द्वारा जो रेखाखंड का विभाजन होता है लंब समद्विभाजक वगैरह खींच करके लंब डाल करके, तो याद रखिए वो विभाजन कहलाता है बच्चों बाह्य विभाजन, जिसमें माइनस का चिन्ह का प्रयोग करते हैं सूत्र के दौरान, और अंतः विभाजन में क्या होता है प्लस का। चलिए हम फॉर्मूला भी देखेंगे और वहां से मैं इस चीज को बताऊंगा कि अंतः के लिए क्या लगाएंगे और बाह्य के लिए। तो सबसे पहले जो दो बिंदु ए और बी के रूप में दिए हुए हैं वो क्या है -6 और 10 है, और दूसरा बिंदु है क्या 3, -8, ठीक है। और हमें अब यहां पर कल्पना करना है, इमेजिन करना है कि ये -4 6 जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है जो हमने रफली खींच लिया है, ठीक है, इससे जल्दी समझ में आ जाएगा। और ऐसा ही सभी बच्चों को अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में करना चाहिए, बहुत आता है, ठीक है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि कितना अनुपात है, तो हमें थोड़ा सा एक रफली कह सकते, एक काल्पनिक रूप में कह सकते। चलिए मैंने मान लिया कि वो बिंदु यहां पर है और इसको हमने P संकेत दिया, इस बिंदु को नाम दिया P। तो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -4, 6। अब चूंकि जैसे हमने यहां मान लिया, आप बीच में मान सकते, यहां मान सकते, इस तरफ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि अनुपात क्या है, वही तो हमें ज्ञात करना है। इसलिए आप काल्पनिक रूप में इमेजिन करके आप कहीं भी उसको स्थित कर सकते हैं, मान सकते हैं। और वहां से जहां मानेंगे तो वहां से पहले बिंदु तक की जो दूरी है अर्थात m1 के रूप में हो जाएगी, मान लो यहां पर, ठीक है, AP के रूप में यहां m1 ले लेंगे और यहां BP के रूप में यहां पर क्या मान लेंगे m2। तो ये दो अनुपात के रूप में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो बच्चों अब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो यहां पर देखेंगे तो ये x1 y1 जो दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है उनको हमेशा x1 y1 लेना है, और जो दूसरा आपका दिया हुआ है बिंदु
उसको हमेशा x2 y2 मान लेना, ठीक है। और जो आपका अंतः विभाजन का यहाँ पर बिंदु दिया है उसको हमेशा x y के स्थान पर लेना है, चाहे ये दिया हो चाहे ज्ञात करना हो। अगर कभी कभी सवाल में ये दिया नहीं होता है, ज्ञात करना होता है, तो निश्चित तौर पर वहां पर अनुपात दिया जाता है बच्चों, ठीक है। अगर या तो अनुपात दिया जाएगा तो ये ज्ञात करेंगे, ये दिया जाएगा तो अनुपात ज्ञात करेंगे, या इनमें से कोई ना कोई अज्ञात करके भी पूछते हैं तो आपको क्या करेंगे, जब इन बिंदुओं के कोऑर्डिनेट में से कोई अज्ञात करके पूछेगा तो याद रखिए यहां से कोई ना कोई अज्ञात होगा तो ये भी आपको मिलेगा। अंतः विभाजन निर्देशांक भी दिए जाएंगे बिंदु के, और साथ ही साथ आपको अनुपात भी दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से घुमा के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने हर तरीका के आपको, ठीक है, जिस प्रकार से सवालों को मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, मूव करके दिया जाता है, ठीक है ना, समझिएगा। तो इस प्रकार से हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। तो बच्चों, तो यहां बिंदु दिया, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं, बिंदु दिया है, बिंदु को फिट कर लें। अनुपात नहीं तो आप काल्पनिक रूप में कहीं भी मान लेंगे, पुनः देख लीजिएगा, वहां से एक तरफ m1 एक तरफ m2 हो जाएगी दूरियां, जिसको हम अनुपात के रूप में जानेंगे, और यहां पर x1 y1 x2 y2 इनको मान लेना, बिल्कुल सिंपल। तो बच्चों हमें क्या लिखना चाहिए, तो हमें स्टार्ट करना है इसका सॉल्यूशन, तो हमें यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हम मान लेंगे कि माना बिंदु P, हाँ ये वाला बिंदु P जिसको हम कहेंगे -4,6, ठीक है, बिंदु, चलिए P भी मान लेंगे, बिंदु P -4,6 है ना, रेखाखंड, इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे बच्चों, समझिएगा, रेखाखंड, ठीक है। या पूरा जो है आपको सेंटेंस क्लियर करना है तो आप लिखेंगे कि दो बिंदु A और B को जोड़ने वाला रेखाखंड, ठीक है, वरना शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं, थ्योरी है। तो रेखाखंड AB है ना, तो माना बिंदु P रेखाखंड AB को, तो क्या पूछा गया, अनुपात, तो m1 अनुपाते m2 में क्या करता है बच्चों, ये हमें स्वयं करना पड़ेगा, क्वेश्चन में कहा जाए या ना कहा जाए। तो अंतः विभाजन में समझा चुका हूं, फिर से देखें, अगर बिंदु रेखाखंड में स्थित है तो वो अंतः विभाजन है, और रेखाखंड के बाहर है तो वो बाह्य विभाजन, ठीक है। तो फिलहाल वो इसी बिंदु, जो ये बिंदु है, रेखाखंड में ही स्थित है। तो बच्चों ये अंतः विभाजन लिखना पड़ेगा ना, ठीक, क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, याद रखिए। तो रेखाखंड AB को m1 अनुपाते m2 में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। तो बच्चों ये सब चीजें बहुत धैर्यता से समझना है, बिल्कुल आसान है अगर अच्छे से समझा जाए तो। चलिए, इसलिए अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु के क्या हो जाएंगे बच्चों, निर्देशांक, जिसको हम कहेंगे एक्स वाई, समझिएगा। तो बराबर हो जाएगा क्या, तो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा, ये x निर्देशांक होता है। इसी प्रकार या इसी क्रम में होता है m1 y2 y निर्देशांक, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए, मैंने अभी अभी सवाल शुरू करने के पहले कहा भी था कि मैं बाह्य के भी बता रहा हूं। तो यदि ये बिंदु यहां पर ना होकर के कहीं बाहर ऊपर नीचे होता, ठीक है, तो वो बाह्य विभाजन होता। तो बच्चों हम यहां पर बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक के लिए बिल्कुल तरीका यही होता है, ठीक है, इसी क्रम में इनको व्यवस्थित करते हैं, लेकिन यहां पर बच्चों माइनस आने लगता है, ठीक है, माइनस हो जाता है, ध्यान रखिएगा, कभी भी सवाल आ सकता है। तो बच्चों यहां पर हमें मान क्या दिया है, तो ये दिया है बिंदु जो P है, बाह्य विभाजन यहां पर बिंदु आप चाहें तो लिख सकते हैं P के, यहां पर P के है, ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक। तो यहां पर तो एक्स वाई का मान क्या कहलाएगा, यहां पर -4,6 रख देंगे ना। और यहां पर बच्चों हो जाएगा क्या, यहां पर m1 का मान अभी अज्ञात है, x2 देखिएगा, x2 क्या दिया हुआ है, x2 का मान है बच्चों कितना, 3, प्लस m2 अभी अज्ञात है, x1 का मान कितना है, -6। तो एक से कोष्टक नहीं लगाना, चलिए हम बड़ा कोष्टक का प्रयोग कर लेते हैं बच्चों। यहाँ m1 प्लस m2 हो जाएगा, और यहां से अब y निर्देशांक के लिए देखते हैं, तो m1 गुणे y2 है आपके पास -8, और यहां पर m2 और गुणा हो जाएगा y1 का मान कितना है बच्चों, 10, ठीक है ना, और बटे में ज्यों कहते हो m1 प्लस m2। चलिए यहां पर भी बड़ा कोष्टक ले लेते हैं, वहां पर लगा दिया है। चलिए,
तो इतना बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सरल करेंगे। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, 3m1 माइनस 6m2 सॉल्व करने पर देखेंगे m1 प्लस m2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे, चाहे बड़ा कोष्टक लगा दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। माइनस का 8m1 और धन का हो जाएगा 10m2 और बटे हो जाएगा बच्चों m1 प्लस m2। ठीक है ना। अब बच्चों चूंकि हमें यहां अनुपात निकालना है, अब हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो याद रखिएगा यहां पर हमें दोनों निर्देशांक बिंदु जो P है, अंतर विभाजन बिंदु P है, उसके निर्देशांक हमें दोनों ज्ञात हैं, दिए गए हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये होता है x निर्देशांक जो इसके समान मानते हैं, ये x निर्देशांक x के समान, या फिर y निर्देशांक के समान कर दिया जाता है बच्चों। तो यहां से हम देखेंगे आगे, तो या तो आप x वाले को समान कर दो या y वाले को, कोई दिक्कत नहीं है, समान आएगा। तो हम देखते हैं x वाले को, x निर्देशांक को समान करेंगे दोनों साइड के, तो -4 बराबर हो जाएगा, -4 बराबर हो जाएगा कितना, -4 बराबर 3m1 माइनस 6m2। हाँ, रीचेक जरूर करते जाएंगे, कैलकुलेशन के सवाल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे, त्रियक गुणा, तो 4 का यहां पर गुणा होगा, तो माइनस का 4m1 और यहां माइनस का ये भी हो जाएगा गुणा करने पर 4m2 बराबर 3m1 माइनस 6m2। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम बच्चों यहां पर m1 को इस तरफ ले जाएं और m2 को उस तरफ ले जाते हैं। चलिए ठीक है, तो 4m1 और यहां से 3m1 इस तरफ आएगा, तो माइनस का 3m1 हो जाएगा। 4m2 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 6m2 ऑलरेडी है, और 4 उस तरफ जाएगा, धन का बच्चों हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 4m1 और 3m1 दोनों ऋणात्मक हैं, ऋण की हैं, ठीक है, तो जी जोड़ करके 7m1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ऋण के 6m2 हैं और धन के 4m2, तो ऋण धन के घटते हमेशा, तो 6 में 4 गई 2, लेकिन ऋण की ज्यादा है। ठीक है, इसका प्रमाण जो है ज्यादा है, तो यहाँ पर माइनस का 2m2 बच जाएगा। अब हम बच्चों चूंकि m1 अनुपात m2 निकालना है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर देखिएगा माना है, तो यहां से हम क्या करेंगे, m1 बटे m2, इसको यहां बटे में लाएंगे m1 के नीचे और 7 को ले जाएंगे 2 के नीचे, तो बच्चों यहां पर हो जाएगा ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m1 अनुपाते m2 बराबर हो जाएगा 2 अनुपाते 7। याद रखिए 2 अनुपाते कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस प्रकार से ये अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। बिल्कुल गा नंबर का 22वें का जो दिया हुआ है वो बिल्कुल यही है, 2 अनुपाते 7। इसी प्रकार अगर हम चाहें तो y को भी समान करके कर सकते हैं। चलिए बच्चों जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो 22वें का देखेंगे, आई होप सबने नोट कर लिया होगा जिनको करना है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए प्रश्न संख्या देखेंगे घ नंबर, प्रश्न संख्या घ में बहुलक ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो इसका घ का हल देखेंगे। बहुलक के लिए उसमें जो सारणी दी है उसको पहले हम बना लेते हैं। तो यहां पर दिया है वर्ग अंतराल, इसके बाद बारंबारता। तो बच्चों इसमें केवल इतनी ही जरूरत रहती है, वर्ग अंतराल और बारंबारता की। ठीक है, तो यहां पर हम वर्ग अंतराल में कहां से, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140, इतने वर्ग अंतराल इसमें दिए हुए हैं। ठीक है,
अब हम बच्चों क्या करेंगे, बारंबारता को यहां पर लिख लेंगे, 6, 8, 10, 12, 6 है ना, 5 और 3। तो बच्चों जब वर्गांतराल दिया हो तो बारंबारता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको आई होप याद होगा। ठीक है, तो बहुलक हम कैसे ज्ञात करते हैं, जब वर्गांतराल और आंकड़े सारणीबद्ध हो, तो याद रखिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें यह देखना कि किसकी बारंबारता, किस वर्ग अंतराल की बारंबारता यानी वर्ग माप की बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहां पर सबसे अधिक बारंबारता है बच्चों क्या, 12। ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता है क्या, 12 है। तो हम बच्चों इसको मान लेंगे क्या, F1। ठीक है, ये मेन आपका बारंबारता का स्टेप लिया जाएगा F1 के द्वारा। यहां पर हो जाएगा F0 और यहां पर हो जाएगा F2। और जो हमने अधिक बारंबारता वाला पद लिया है उसके सीध वाला जो यहां पर वर्ग अंतराल लेंगे तो इसमें से ये L1 हो जाएगा निम्न सीमा और ये 80 जो है L2 यानी उच्च सीमा। तो हम यहां पर लिखेंगे L1 बराबर हो जाएगा 60, L2 बराबर हो जाएगा कितना, 80। तो बच्चों H बराबर फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1 यानी उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटाकर। विधिवत ऐसे आप डायरेक्ट भी 20 लिख सकते हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमारा काम है विधिवत बताना और लॉन्ग में आते हैं इसलिए आप बिल्कुल उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर 80 में 60 गई कितना, 20 हो जाएगा, H का मान 20। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है तो करना ऐसी है, फिलहाल आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख लेंगे। ठीक है, परेशानी की कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई नंबर नहीं कटता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसके बाद H का मान हो जाएगा, तो यहां पर F1 कितना है, तो यहां पर बच्चों F1 बराबर है, यहां पर 12 हो जाएगा, F0 बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहां पर F2 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बहुलक को फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसका बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बच्चों L। ठीक है, या फिर L1 लिख लें, अच्छा रहेगा, या तो L लिख लीजिए, लेकिन L1 से हमें याद रहेगा कि हमें निम्न सीमा जो है यहां पर प्रयोग करनी, ये दिया है निम्न सीमा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा L1 या L भी लिख दें जिसको दिक्कत हो, और कोष्टक में होता है क्या, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हो जाएगा H। चलिए अब हम मान रख लेते हैं। तो L1 का मान कितना दिया है, 60 प्लस F1 माइनस F0 देखेंगे तो F1 कितना है, 12, 12 में कितना 10 घट जाएगा और यहां से 2 गुणे 12 माइनस 10 माइनस 6, F2 का मान 6 है ना, देख लीजिएगा। F0 कितना है, 10 है ना, बिल्कुल। F2 का मान 6, बिल्कुल क्लियर है, यहां पर करेक्ट है ना। तो H का मान कितना था, 20, समझिए। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सरल करेंगे तो 12 में से 10 गई 2, यहां हो जाएगा बच्चों 12 दूनी 24 और 10 और 6 ऋण ऋण के जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, यहां से 20 जो कहते हैं रख देंगे। ठीक है, तो 60 प्लस यहां पर हो जाएगा 2/24 में 16 जाएंगे, कितना बचेगा, 8 हो जाएगा और यहां से गुणा हो जाएगा 20, 4 दूनी 8 और 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, 2 से 2 काट देंगे तो 60 प्लस यहां से 5 बचेगा, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 65। तो यहां पर आप देखेंगे बहुलक का मान कितना आएगा, 65 आएगा बच्चों, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लेंगे और सवाल कैसे समझ में आ रहे हैं कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए संदीप कह रहा हाँ समझ में आ रहा है। चलिए तो फॉर्मूला, यहां पर बहुलक का बहुत सवाल आता है एग्जाम, फॉर्मूला जरूर सभी को याद रखना अच्छे से। चलिए इसका आगे का क्वेश्चन देखेंगे, चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर अंगाह का देखेंगे, 22वें का अंगाह नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 2 अंडर रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0, इसके मूलों को ज्ञात कीजिए। बच्चों मूल का मतलब है हमें x के मान निकालना है, यहां पर मूल यानी हल, अर्थात पहले इसको, ठीक है, समीकरण को हल करना है। तो इसके दो तरीका बहुत अच्छे होते हैं,
एक पहला तरीका गुणनखंड विधि, अगर उससे कोई दिक्कत है तो आप द्विघाती सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम प्रयास करेंगे गुणनखंड विधि का। तो इसमें देखेंगे हल। तो बच्चों 3 और 2 का गुणा हो जाएगा, वर्गपद का गुणांक और अचर संख्या का पहले गुणा कर लिया जाता है, तो 6। अब 6 को तोड़ना है तो देखिए √6 में लाना है। तो बच्चों हमें √6 में लाना है तो हम 6 को √6 गुणे √6 ही लिखेंगे, तब तो 6 आएगा, √6 में आएगा। और √6 हम यहां पर जोड़ दें अगर, तो हमारे पास 2 √6 हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए, लेकिन माइनस का चाहिए तो चलिए दोनों माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? दोनों माइनस कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार रफली इनको समझ लेते हैं। चलिए अब इसको इरेज कर लेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 3x² माइनस √6x और माइनस का √6x। तो इस मध्य पद को 2 भागों में, जो हमने संख्या समझाई है गुणनखंड विधि से अभी समझाया है, उसी के अकॉर्डिंग इसको 2 भागों में 2 पदों में बांट देंगे। ठीक है, इसलिए इसको मध्य पद के गुणनखंड से हल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पदों से कॉमन ले लेना है बच्चों। तो जब 3 का भाग 6 में जा सकता है तो √3 यहाँ पर इसको √3 में बदल लीजिएगा। ठीक है, या यहाँ पर इसको तोड़ दीजिएगा, एक काम करिएगा तोड़ दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे बच्चों, यहां से रूट के पद में इसको तोड़ेंगे। तो 3 को गौर करिएगा, √3 गुणे √3, क्योंकि एक में रूट लगा एक में नहीं लगा, तो कॉमन कैसे मिलेगा? तो हमें बिल्कुल समान पदों में, रूट के पदों में तोड़ना ही पड़ेगा। तो 3 को √3 गुणे √3 लिख लेंगे, क्योंकि इनका गुणनफल 3 होता है, इंटू x²। ठीक है, और यहां पर 6 को तोड़ेंगे तो √2 गुणे √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 का गुणनफल 6 होता है। तो बच्चों हमने क्या किया कि करनी दोनों में समान लगा देंगे, इंटू x, समझिएगा डायरेक्ट। इसी प्रकार से हम इसको भी तोड़ेंगे तो √2 गुणे √3 लिख देंगे, इंटू x जो कहते हो, और यहाँ पर 2 को हम रूट के पदों में तोड़ देंगे बच्चों। इससे सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जब आपसे बन जाए, बनने लगे या डायरेक्ट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या होता है। तो अब इन 2 पदों से और इन 2 पदों से अब कॉमन लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा बच्चों, गौर करिएगा। √3 आपको कॉमन मिल जाएगा, x² में x छोटी घात कॉमन ली जाती है, तो यहां पर हो जाएगी x कॉमन, तो √3x कॉमन, तो बचा क्या? एक √3 बचेगा और x माइनस, यहां से √3x निकल जाएगा, क्या बचेगा? √2। यहां से हम माइनस, पहला पद का चिन्ह है तो माइनस ही लेते, जो पहले पद में कॉमन लेते समय चिन्ह होता है वही चिन्ह लिया जाता है। तो इन दोनों पदों को देखो तो क्या कॉमन है? रूट का 2, x तो है ही नहीं, तो अब बचेगा क्या? यहां से √3x बच जाएगा, और चूंकि माइनस कॉमन लिया, अब इसका भाग देंगे इस पद में, तो माइनस में भी भाग देना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा प्लस की जगह। तो यहां पर √2 एक निकल जाएगा, √2 बच जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चों, क्या हमारा जो कॉमन लेने के बाद जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है समान है? तो बिल्कुल समान है, अर्थात सही है। तो आगे बढ़ेंगे, √3x - 2 उभयनिष्ठ, जो आपका कॉमन लेने पर जो उभयनिष्ठ है, तो इनको हम उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में कहेंगे। तो ये एक बार लिखेंगे, और शेष गुणनखंड आपका हो जाएगा √3x - √2 = 0। तो बच्चों करना क्या है, चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे? 2। तो भले ही एक समान संख्या वर्ग नहीं लगाएं, बल्कि अलग अलग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि 2 मूलों में दर्शाना है, क्योंकि 2 मूल होते हैं, 2 हल होते हैं। तो बराबर, इसके बराबर जब 0 लिखेंगे तो √3x बराबर ये √2 धन का हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर √2/√3 हो जाएगा, या इसी को हम √2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब √3x - √2 बराबर, पुनः बिल्कुल वही क्रम में, तो बिल्कुल वैसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ x बराबर √2/√3 हो जाएगा, तो x बराबर एक करनी में इसको भी लिख देंगे 2/3 रूट के अंदर। ठीक है, तो अब आप मिला लीजिएगा आंसर। ठीक, इन्होंने थोड़ा क्या है, परमीकरण में दे दिया है। तो चलिए, अगर बच्चे बिल्कुल वैसी चाहते हैं तो मैं यहाँ पर परमीकरण भी कर दे रहा हूँ। तो इन्होंने इस प्रकार न देकर के इसका परमीकरण किया है, तो हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। अगर आपको उत्तर मिलाना है, नहीं तो इतना भी आप लिख सकते, जो मैंने किया था वो भी लिख सकते हैं। और चूंकि अभी तो अपने पास आंसर शीट है ना, तो अगर उससे मैच करवाना चाहते हैं तो आप जो है हर का परमीकरण कर दीजिएगा। तो जब हम यहाँ पर देखिएगा, इसके आगे देखेंगे, जब हम हर का परमीकरण करेंगे, चलिए इसका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, दोनों में एक समान मान आया है, चलिए यहाँ पर देख लेंगे। तो x का मान
जो √2/√3 आया, तो हम इसमें हर का परमीकरण करेंगे, तो हर में जो अपरिमेय संख्या उसका अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो इसी को हम हर का परमीकरण कहते हैं। तो अब 3 और 2 का गुणनफल यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ √3 3। तो इस क्रम में इसी प्रकार जो दूसरा वाला हल था वो भी आपका बिल्कुल ऐसे ही था, √2/√3। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें भी हर का हम परमीकरण कर लेंगे बच्चों, तो यहां से √3 गुणे √3 कर लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, करनी समान है तो अंदर की संख्याओं में गुणा हो जाएगा गुणा की प्रक्रिया के दौरान, और यहां पर 3। तो देखिए इस प्रकार से अगर हम इसको एक मूल यानी अल्फा के पदों में, क्योंकि उत्तर में अल्फा बीटा के पद में उन्होंने संकेत दे दिया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप चाहें तो x ही बराबर दोनों रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अल्फा बराबर दिया है, एक मूल के लिए उन्होंने संकेत अल्फा लिया, तो अल्फा बराबर हो जाएगा √6/3। इसी प्रकार बीटा बराबर भी हो जाएगा √6/3। यही इसका आंसर यानी इस समीकरण के मूल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो बहुत धैर्यता से इस रूट वाले सवालों के गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। चलिए बच्चों जल्दी से नोट कर सकते, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। हाँ, इसी क्रम में चूंकि 5 हो गए लेकिन हमें 6 सीखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताएं गुणनखंड जो मैंने यहां समझाया ये सवाल को, तो क्या वो अच्छे से समझ में आया? कोई एक बच्चा बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गर्मा सिंह, हाँ नाइस सर जी, वेरी गुड, यस सर। आशु यादव, वेरी गुड, धन्यवाद। आदेश, यस सर, आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ राम कुमार साहू, हाँ सर, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद, है ना। अब ये आईडी जो बिल्कुल आया सभी ने, बहुत बढ़िया। रूपेंद्र, सुचेत, प्रियंका कुशवाहा, संदीप, है ना, कुलदीप, चंदन वर्मा, सभी ने यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। शिवम कुशवाहा, ठीक है। आसेंद्र राजपूत, यस सर, बहुत बढ़िया। मानसी, संदीप कुशवाहा, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का बढ़िया, बिल्कुल। परमलाल, ज्योति सिंह, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को बढ़िया। अनुज, चलिए सभी बच्चे साथ हैं, बहुत बढ़िया। देखिएगा आगे क्या क्या होता है, तो सभी बच्चे इसी प्रकार से अच्छा साथ देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप 10 दिन के बाद देखेंगे। ठीक है, 10 दिन के बाद अपने आप का जो, ठीक है, अपने आप को देखेंगे, खुद ही बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल और बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा बच्चों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22वें का, चलिए क्वेश्चन नंबर 22वें का 4 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, सब लोग क्वेश्चन को देखेंगे। 887 तथा 255 का लासा ज्ञात कीजिए। 887 और 255 का, और मासा भी पूछा गया 2 खंडों में, तो इसका पहला हम ज्ञात करेंगे, पहले का सॉल्यूशन, पहले पॉइंट का सॉल्यूशन देखेंगे। तो बच्चों 867 है ना, बिल्कुल 867 का लासा इकट्ठा ले लेंगे, दोनों का संख्याएं तो वही है। तो बच्चों यहां पर 867, आवाज गुणनखंड कर लो, क्योंकि लासा तो हम दोनों संख्याओं का एक साथ लेकर के भी कर सकते ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने कर लिया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर मैं एक साथ कर रहा हूं। उसका कारण क्या है, उसमें आप अगर अलग अलग लासा करके गुणनखंड ले लेंगे तो आपको लासा और मासा दोनों साथ में ज्ञात हो जाएंगी। तो मैं कुछ इस प्रकार ही कर रहा हूं। चलिए 867 को देखते हैं, ये 867 को देखते हैं, सबसे पहले किससे विभाजित हो रही है। ठीक है, जल्दी से किससे विभाजित हो रही है बच्चों, तो मुझे लगता है ये बन जाएगा सभी से। तो 2 से हो रही है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, इकाई अंक सब है ही नहीं। 3 से देख लेंगे, तो 3 दूनी 6 यहां से बच जाएगा, तो मुझे लगता है 3 से हो जानी चाहिए, क्योंकि 8 और 6 अंकों को जोड़ लीजिए संख्या के, 8 और 6 कितना होता है, 14, और 14 और 7 कितने हो गए, 21, 3 से विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है बच्चों। तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 26 बन जाएगी संख्या, 3 अठे 24, 2 फिर से बच जाएगा, 27 बन जाएगी संख्या, तो 3 नमा 27। अब देखेंगे 3 से जा रहा क्या, तो 8 2 10, और यहां पर 289 है, बिल्कुल नहीं, 17 का वर्ग होता है 289, तो 17 से कटेगी डायरेक्ट, समझिएगा। करते करते सभी बच्चे
जब लासा बार बार करेंगे अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा तो धीरे धीरे आपको सभी कुछ तैयार हो जाएगा। विश्वास रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखें। जो बच्चे अपने आप पर विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है, तो भगवान उसका कभी साथ नहीं देता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, बल्कि कोई साथ नहीं देता है। तो यहां पर 225 को देखेंगे तो एक बार इन अंकों को जोड़ेंगे तो 2 5 कितना, 5 2 7 5 12, तो 12 यानी 3 से विभाजित हो जाएगी बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 3 8 24, 1 3 5 15। अब देखेंगे 8 5 13 तो होगी नहीं, तो 5 इकाई अंक है तो 5 से जरूर हो जाएगी भाई। अगर इकाई अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित अवश्य हो जाती है। तो 5 एकम 5, 3 बचेंगे 35, 5 सते 35, और आप देख रहे हैं यहां पर 17 एकम 17। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम कर लें तो दोनों एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो 867 का जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 3 गुणे 17 गुणे 17 हो जाएंगे बच्चों। और दूसरी संख्या जो आपके पास 255 है ना, 255 है बिल्कुल। तो यहां पर इसके अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 गुणे 17। जल्दी बताओ, समझ में आ गया ना? बिल्कुल कमेंट में तुरंत करिए। इससे क्या होता है, अगर आप लोग साथ साथ चलेंगे जो पूछा जाए और कमेंट में इसको शेयर करते रहेंगे तो याद रखिए आप भी एक्टिव रहेंगे और हम भी। चलिए तो यहां पर देखेंगे, सबसे पहले हमें लासा यानी एलसीएम पूछा गया है बच्चों। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो यहां पर लासा क्या होगा, तो देखिए जो संख्याएं कॉमन होती है उनको जितनी बार कॉमन है उतनी बार लेना, शेष संख्याओं को भी इंक्लूड कर लेते हैं और उनका गुणनफल निकाल लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 3 कॉमन है बच्चों, तो 3 हम एक बार कॉमन है तो एक ये ले लिया। इसके अलावा एक 17 कॉमन हो जाएगी, लेकिन यहां पर एक में 2 17 है, तो जो कॉमन है वो एक एक बार है तो एक बार रख लिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा बच जाए वो भी आपको इंक्लूड करना है। शेष बचता है 5। आप किसी भी क्रम में रख लीजिए आगे पीछे, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए अब इनका गुणनफल निकाल लो। तो 17 17 289 रफली आप लिख लीजिएगा जल्दी से, और 5 तिहाई 15 बच्चों, हम 15 से गुणनफल, ठीक है, 289 का 289 में 15 का गुणा कर देंगे तो 15 नम्मा 135, कितना होता है 135। हां से लाएंगी 13, ठीक है, हां से लाएंगी 13, तो यहां पर 15 8 120, उसमें आप 13 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 133 की 3 हासिल, फिर आ जाएंगी कितना 13 हो जाएंगी ना बच्चों। फिर इसके बाद हम 15 दूनी 30, 30 में फिर 13 जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा। तो यहां पर 4335 यानी 4335, ठीक है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा बच्चों। चलिए एक बार मिला लेते हैं, रीचेक जरूर करना है। 4335 बिल्कुल करेक्ट है। इसी क्रम में हम दूसरा, तो बच्चों इसी के अभाज्य गुणनखंड को या इसी के अभाज्य गुणनखंड से हम देखेंगे मासा। तो इन संख्याओं का मासा यानी कि हम बोलते हैं इसको HCF। क्या बोलते हैं बच्चों? HCF, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। तो बच्चों इसमें हम देखिए गोला लगा लेते हैं, आसान हो जाता है। तो 3 एक एक बार कॉमन है, एक एक बार 17 लेंगे तो 3 गुणे 17, 17 3 51। मुझे पूर्ण विश्वास है और अधिकांश बच्चों ने या हो सकता है सभी बच्चों ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, कई बार हो चुका है, बार बार रिपीट होता है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि आपका जो लासा मासा से संबंधित क्वेश्चन है तो कहीं जांच करने की स्थिति, कहीं सत्यापित करने की, कहीं से मान ज्ञात करने की, कहीं मासा के रूप में कोई स्टेप दे दिया फिर वहां से मान ज्ञात करना, तो क्वेश्चन एक कन्फर्म है, बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन कन्फर्म है। आप किसी भी सेट को देखेंगे तो बच्चों यही तो प्रैक्टिस करना है कि आप लोग जब जुड़े रहेंगे और बार बार उन्हीं क्वेश्चनों को, हर प्रकार के उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली पेपर कहां जाएगा ये बताइए, ठीक है, बनेगा ना? तो इस प्रकार से विश्वास रखेंगे और जो तैयारी नहीं करेगा, क्लास छोड़ के जाएगा या बात नहीं मानेगा तो देख लेना उसका भी हाल क्या होगा। तो आप लोग विश्वास रखिए, अगर आप जुड़े रहें तो निश्चित तौर पर पेपर बिल्कुल आसान हो जाएगा और ये आप स्वयं में महसूस करेंगे, दिन पे दिन स्वयं में महसूस करेंगे, गारंटी मेरी है, महसूस करके ईमानदारी से देखिए। चलिए अगला प्रश्न, इसके आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों प्रश्न संख्या देखते हैं आप 23। तो 22 में के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 6 जिसमें 5 करने थे बच्चों, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमें 6 क्वेश्चन में से 6 ही सीखना है।
चलिए, तो ताकि जो है एक क्वेश्चन हमारे पास एक्स्ट्रा में पहले से बना रहे, क्योंकि 5 करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 में सम्मुख चित्र में, तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम चित्र को खींच लेते हैं, फिर आगे रीड करते हैं और समझते हैं। बहुत अच्छा और बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। तो बच्चों ये जल्दी से बताओ, ये किस प्रकार की आकृति दिख रही है? जल्दी से कौन बताता है, जल्दी जवाब देता है? अभी बहुत धीरे धीरे अगर साथ दिया तो क्लास में बहुत आनंद आएगा, और इस प्रकार से सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे। तो याद रखिए, महसूस करके देखिए, अगर आप मेरी बात मानेंगे और इसी क्रम में चलेंगे तो आप खुद को कभी जो है इनएक्टिव नहीं कर पाएंगे, आपको एक्टिव रखा जाएगा और मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका भी अपने आप में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गारंटी ले रहा हूं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। हाँ, कृष्ण प्रताप कह रहे हैं वो तो पता है, बहुत बढ़िया भाई, पता है सब कुछ, लेकिन मेरा काम बताना है। चलिए, हो सकता है आपको सब कुछ पता हो, लेकिन मुझे तो कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, कई बच्चों को नहीं पता है। देखते हैं कितना पता है आगे, है ना, कहते ना किस में कितना है दम, अभी सब आगे पता चलेगा। ठीक है, चलिए, लेकिन विश्वास रखिए, बात मानना है, जिसने घमंड किया वो गड्ढे में गया। चलिए, ये भी बिल्कुल जान लो, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्यता से काम। तो बच्चों इसमें चित्र में दिया है AO बटे OC, बच्चों ये बटे ये दिया है, ध्यान दीजिएगा, और BO बटे दिया है DO या OD कह सकते हैं, और बराबर दिया है 1/2, यानी इन दोनों का जो अनुपात दिया है, दोनों त्रिभुज को आपको टेक ऑफ करना है। इससे क्लियर हो गया। और बच्चों यहां पर AB का मान बच्चों दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर DC का मान पूछा है। चलिए बच्चों, तो हम इसको DC को कुछ मानना हो तो मान लें, नहीं मानना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, CD या DC कह सकते हैं बच्चों। तो ये तो क्लियर हो गया, जिस प्रकार से यहां पर भुजाओं का अनुपात दिया है और समान दिया है, 1/2 दोनों का दिया है, और यहां पर ये AB का मान दिया DC का, तो ये कंफर्म हो चुका है कि हमें दो त्रिभुजों को पहले समरूप करना है, पहले दो त्रिभुजों को टेक ऑफ करना है और समरूप भी करना है, क्योंकि यहां पर आपके जो कोर्स में, ठीक है, सिलेबस में है, तो वो समरूप त्रिभुज है। तो हमें यहां पर समरूप त्रिभुज के नियम के अनुसार आगे बढ़ना है। तो बच्चों एक कोण की जरूरत पड़ेगी, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो सामने बने कोण आपस में समान होते, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या दिया है। ठीक है, तो त्रिभुज को यहां पर टिक ऑफ करके लिख सकते हैं। तो त्रिभुज AOB, और तो बच्चों दिया है दूसरा त्रिभुज हो जाएगा क्या, AOB और DOC में। तो बच्चों एक एक कोण ले लेंगे यहां पर। तो कोण यहां पर AOB, तो बच्चों इसको भी हम क्या लिखेंगे, इसको भी DOC लिखेंगे ना। ये आपके क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है बच्चों। और यहां पर AO और बटे दिया है क्या, OC या CO भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। AO बटे OC और बराबर दिया है BO बटे OD, ठीक है ना, और बराबर करके दिया है 1/2। ये आपको क्या है, ये आपको मान दोनों का समान तौर पर, यानी इसका मतलब है कि AO बटे OC का मान भी 1/2 है और BO बटे OD का मान 1/2। इसका मतलब दोनों का अनुपात समान है। तो बच्चों अब बताइए, जल्दी से कमेंट करें, मैं देख रहा हूं 5 सेकंड में, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सी प्रमेय लागू होगी, कौन जवाब देता है। चलिए बिल्कुल, आशु यादव, अनुज है, ये एक दूसरे को SAS तो लगेगी बेटा, पूरी प्रमेय होगी, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। SAS तो लगेगी क्योंकि दो भुजाएं समानुपाती हैं, वो भी संगत तौर पर, और यहां पर आमने सामने के एक एक बीच का कोण है।
तो प्रमेय क्या होती है बच्चों, एक पिछले सवाल में भी इसी प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन हुआ था, ठीक है, पिछले वीडियो से आप कवर कर सकते हैं और बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, निश्चित आना है। तो बच्चों दो त्रिभुजों में यदि एक एक कोण समान हो, ध्यान दें, दो त्रिभुजों में यदि एक एक कोण समान हो, जैसे कि ये दोनों है, ठीक है, और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली मतलब बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हैं, तो वे त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। इस प्रमेय के सहारे हम उन दोनों त्रिभुजों को समरूप कहेंगे, ठीक है, ये प्रमेय इसमें लागू होगी। तो बच्चों ये कोण, इस कोण को ये भुजाएं बना रही ना, और इस कोण को ये भुजाएं बना रही। तो बच्चों याद रखना है कि ये, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, दोनों त्रिभुज में इन्हीं कोणों को बनाने वाली भुजाएं ना, बिल्कुल। तो ये आपको सब कुछ दिया है, तो यहां से आप लोग इसमें, ठीक है, समझ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो हम लिख देंगे त्रिभुज AOB क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा बच्चों इसके त्रिभुज DOC के। कौन सी प्रमेय, SAS, जिसने सब जवाब दिया है, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक, सॉरी समरूपता लिखना है, समरूपता। तो बच्चों यहां पर जब ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तो अब बताइए यहां पर AB का मान दिया है तो DC निकालना है, तो ये दोनों भुजाएं भी संगत होंगी। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं जो कोण समान है उनके आमने सामने की भुजाएं भी तो संगत भुजाएं कहलाएंगी ना। तो इसलिए यहां पर ये नियम होता है AB बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल, यहां पर 1/2 दिया ना, तो इन भुजाओं की संगत अनुपात के बराबर हो जाएंगी। तो यहां पर सॉरी, अभी यहां पर इसको लिखना पड़ेगा, तो AO/OC बराबर हो जाएगा BO बटे क्या हो जाएगा, BO बटे क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर OD दिया है, और बराबर कितना, 1/2। चलिए इसको बाद में लिख लेंगे, बराबर किसके होगा। तो पहला त्रिभुज की भुजा हमने ली है AOB की, तो हमें पहले AB लेनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो यहां पर हो जाएगा AB बटे कितना, DC हो जाएगा ना, बिल्कुल। अब बच्चों यहां से देखिए, इसमें समरूप में भी इसको प्रयोग करना है और साथ में इसको मान के रूप में, ध्यान दीजिएगा। अब कई बच्चे सोच रहे हो शायद कि सर यहां पर एकांतर कोण, तो देखिए बच्चों यहां पर ना ही इस त्रिभुज को, सॉरी इस चतुर्भुज को यहां पर समलंब कहा है और ना ही इनको समांतर कहीं पर दिया है, इसलिए हम इनको एकांतर कोण के रूप में, हो सकता है कई बच्चे सोच रहे हो परंतु वो गलत है। कारण क्या है, यहां पर समांतर ये नहीं दिया हुआ कहीं भी क्वेश्चन में, और ना इसको समलंब चतुर्भुज को कहा है। अगर समलंब कहा जाता तो हम क्या कहते, एक सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये त्रियक रेखा विपरीत ओर बने एकांतर कोण से हम समान ले लेते, तो कोण कोण प्रमेय से भी हम इसको समरूप कर सकते थे ना। तो इस वजह से ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब होगा कि ये कोण समान और ये भुजाएं संगत जो तौर पर जो दी हैं वो समानुपाती हैं, और इसी को मान के रूप में भी यहां पर प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहां पर इसका मान इन दोनों का कितना दिया है, तो यहां पर लिख लेंगे AO/OC और BO/OD का मान रखेंगे 1/2, दोनों का बराबर करके दिया, दोनों के स्थान पर रख देंगे। बच्चों यहां पर हो जाएगा AB बटे कितना हो जाएगा, AB/DC, बोलिए हो जाएगा ना। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, 1/2 बराबर AB का मान देखते हैं कितना है, 5, ये दिया है 5, तो यहां पर रखे हैं 5 और बटे DC। तो अब हम कैंची गुणा कर लेंगे, तो DC बराबर हो जाएगा 5 दूनी कितना, 10 हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर DC का मान बच्चों हो जाएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, 10 सेंटीमीटर DC का मान हो जाएगा बच्चों। बहुत बढ़िया सवाल है और आसान भी, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रमेय को एक सवाल के सहारे, थोड़ा टाइम इसलिए देना कि एक सवाल के सहारे कई चीजों को हमें जो है सीखना है, समझते चलना है, ताकि सवाल थोड़ा बहुत अगर कहीं घुमा दिया जाए, उसको मूव करवा दिया जाए, तो हम उसको आसानी से समझ सकें और सॉल्व कर सकें। चलिए तो बच्चों 23वें का देखते हैं बच्चों जी, अथवा वाला पार्ट। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर। बहुत सिंपल, तो ये अथवा वाला यूं कहेंगे हम, सेकंड पार्ट दिया है। क्या दिया है, ये सेकंड पार्ट है भाई।
ये क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट अथवा वाला जो पार्ट है, दो में से एक करने होते हैं। तो बच्चों देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, एक वृत्त को खींच लेना है। ठीक है, सभी बच्चे लिखित करते जाएंगे। और बाह्य बिंदु से, तो चलिए हमने यहां पर मान लिया बाह्य बिंदु, यहां से बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती है। तो जो स्पर्शी का मतलब है स्पर्श रेखा है, इस प्रकार से हम इनको खींच लेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहां से ये आपको बराबर करना। चलिए टच भर रहने दीजिए, आगे बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो ये त्रिज्या है, ये हम इसमें रचना टाइप के कर लेंगे। ये केंद्र है, ये P है, ये चलो इसको A और इसको मान लेंगे B। तो बच्चों हमें इनको बराबर सिद्ध करना है, तो एक रचना यहां पर ये भी करनी पड़ेगी कि केंद्र से बाह्य बिंदु को मिलाना। तो बच्चों इसमें दिया क्या है, तो बच्चों इसमें दिया है, तो यहां पर ये तो लंब हो जाएंगी ना, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना, प्रमेय के अनुसार पिछले सवाल में समझा था, तो वहां से कवर कर सकते हैं, समझिएगा। तो दिया है कि वृत्त का केंद्र O है, या इसी को हम लिख सकते हैं कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, तथा वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं क्या हो जाएंगी बच्चों, PA तथा PB हैं। ठीक है ना। तो बच्चों हमें ये थोड़ा रचनात्मक है, आप डैश डैश करके या डार्क लाइन से भी इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका सॉल्यूशन सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये है, आपको सिद्ध करना है, यानी दर्शाना है, सिद्ध करना है बच्चों PA बराबर PB, यानी ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं। अब हमने रचना किया इसमें, तो हमने रचनात्मक जो कार्य किया, यहां पर त्रिज्या खींची, तो OA OB तथा जो केंद्र से बाह्य बिंदु की जो बीच की दूरी है, इसको भी हमने, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे OP को मिलाया। समझ आए, यहां पर संकेत से जरूरी होता है करना, आप थ्योरी कम से कम प्रयोग कर सकते हैं ज्यामिति में। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को टेक ऑफ करेंगे और सर्वांग करेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो सर्वांग से बिल्कुल आसान हो जाएगा ये। सर्वांग कैसे करेंगे, तो देखिए एक ही वृत्त की त्रिज्याएं या सर्वांग वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती हैं। तो यहां पर दो वृत्त या तीन वृत्त तो है नहीं, वृत्त एक ही है, तो बच्चों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान, तो OA बराबर हो जाएगा OB के। इसके बाद OP ओवेनिष्ठ हो जाएगी भुजा दोनों त्रिभुजों के लिए, और यहां पर ये 90-90 की कोण हो जाएंगे बच्चों। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और चूंकि ये जो आप जो समकोण यहां पर बना रही हैं, तो ये जिस प्रकार से ये और ये बराबर है, तो समकोण बनाने वाली, जब ये समकोण बराबर है, तो ये समकोण बनाने वाली, अंतर्गत करने वाली एक प्रकार से भुजाएं भी हो जाएंगी, तो डेफिनेटली ये संगत भुजा हो जाएगी। तो सर्वांग की दृष्टि से ये संगत भुजाएं PA और PB भी क्या हो जाएंगी, समान। तो बच्चों हमें क्या करना है, उपपत्ति में देखेंगे, चलिए तो हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज OAP और दूसरा त्रिभुज बच्चों हो जाएगा यहां पर OBP में। ठीक है ना, तो यहां पर दोनों त्रिभुज को टेक ऑफ कर लिया हमने। तो दोनों त्रिभुजों में क्या क्या समान है बच्चों, तो OA बराबर OB। सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहले उन मानों को या उन वैल्यू को लिया जाता है जिस त्रिभुज का क्रम आपने पहले लिखा है, और जिसको बाद में उसको बाद में, यानी राइट हैंड साइड में। ठीक है, इन क्रमों का ज्यामिति में बहुत ध्यान देना है बच्चों, याद रखिएगा। तो OA बराबर OB, चित्र से समझ जाइए ये क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की क्या है बच्चों, त्रिज्या है। शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये कोण बीच में ले लेंगे, तो कोण OAP बराबर हो जाएगा कोण OBP, ये हो जाएगा प्रत्येक समकोण प्रमेय से। ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। और तीसरी चीज इसमें क्या हो जाएगी, OP बराबर OP, ये आपका ओभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी बच्चों। ये क्या हो जाएगी, दोनों त्रिभुजों के लिए ओभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है ना, तो इस क्रम में आप देखेंगे
तो यहां 2 भुजा और 1 कोण, अर्थात भुजा कोण भुजा SAS, ठीक है। साइड एंगल साइड से ये प्रमेय जो यहां पर लागू हो जाएगी और ये दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज OAP सर्वांगसम है त्रिभुज OBP के, ठीक है। प्रमेय SAS यहां पर सर्वांगसम हो जाएगा। तो इस सर्वांगसमता से ये क्या हो जाएंगे, समरूप। अब CPCT से यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग के नियम से ये भी समान हो जाएगा। तो PA बराबर हो जाएगा क्या, PB, ठीक है। PA बराबर PB, सॉरी, तो यहां पर हो जाएगा PA बराबर PB, ध्यान रखिएगा, PA बराबर PB, ठीक है, CPCT से। इसका मतलब जानते होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग से ये समान हो जाएंगे, अर्थात बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समान होती हैं। ये आपका प्रूव हो जाएगा, चाहे तो आप थ्योरिकल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपका 23वें के दोनों पार्ट हो गए हैं। तो बच्चों हाँ जल्दी से लिख सकते हैं, और इसके बाद के जो क्वेश्चन है आपके अगले वीडियो में अर्थात कल कवर करेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे, और सभी बच्चे पूरी क्लास में बने रहेंगे, याद रखिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ें और जुड़वाएं, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, कभी मतलब ही नहीं बनना है। अगर आप किसी का भला करेंगे किसी रूप में तो भगवान आपका जरूर भला करेगा। अगर आपने कोई प्रकार से द्वेष रखा तो निश्चित आपके साथ भी द्वेष होगा, बुरा होगा। इसलिए ये नहीं कि हम जुड़े हम दूसरे को ना बताएं। तो सभी बच्चे जब भी दूसरे का भला करते हैं तो उसका भला तो होना निश्चित हो जाता है। तो इस क्रम में आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, अपने मित्रों को जोड़ना है, और सभी को वीडियो को शेयर करना है, लिंक भी शेयर करना है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और सभी बच्चे अभी तक जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ठीक है। तो सभी बच्चों को गुड नाइट और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।